अब चलिए विस्तार से खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। 25 अक्टूबर 2022 भारत और भारतवंशियों के लिए ये तारीख ऐतिहासिक है, क्योंकि इस दिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर ऋषि सुनक नाम के एक भारतवंशी ने बतौर पीएम कदम रखा था। एक कलावाधारी का ब्रिटेन जैसी शक्ति का प्रधानमंत्री बनना कोई मजाक नहीं था। और अब तो सोशल मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि अगले साल व्हाइट हाउस में एक राम भक्त राष्ट्रपति बनकर दाखिल होने वाला है। ये दावा कितना सही है, वो कौन है जो ट्रंप और बाइडेन दोनों को टक्कर दे रहा है, और क्या वाकई अमेरिका में भी भारतवंशी की सरकार बनने वाली है? नरेंद्र मोदी का सुपर फैन अब बनेगा यूएस का प्रेसिडेंट। Ripping it right off. I'm sorry, Henry Kissinger. We're done with your experiment in America. 7 समंदर पार भारतवंशी का क्रेज, अमेरिका की पसंद, केरल का विवेक। To what I just told you actually comes from the Republican Party, a wing of the Republican Party that is so addicted that they're not ready to make. बाइडेन के खिलाफ सबसे बड़ी हुंकार, राम व्हाइट हाउस जाने को तैयार। They are hungry for a purpose. पहले ट्रंप को हराएगा, फिर टारगेट बाइडेन, एक राम भक्त, अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट। That brought my parents to this country and that they instilled. अब की बार दुनिया देखेगी चमत्कार, अमेरिका में भारतवंशी सरकार। दो 2024 में वो लाएगा वोट की सुनामी। नाम है विवेक गणपति रामास्वामी। Vivek Ramaswamy gives answers. 38 साल के विवेक रामास्वामी इस वक्त अमेरिका में सुपर ट्रेंडिंग हैं। विवेक ने अमेरिका के वोटर्स को अपना दीवाना बना दिया है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी से ऑफिशियल कैंडिडेट बनने में अभी वक्त है। जो बाइडेन को चुनौती देने से पहले ट्रंप, माइक पेंस और निकी हेली जैसे मजबूत कैंडिडेट्स को हराना अभी बाकी है। लेकिन विवेक रामास्वामी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उनका हिंदू होना भी अमेरिका की सियासत को प्रभावित कर रहा है। विवेक ने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी की जबरदस्त तारीफ भी की। You know what? We're going to bring in. I just want to finish responding to Mike. I just want to respond to 24 Mike. अगस्त की बात है। Listen, now that everybody's gotten their memorized. अमेरिका के लाखों लोग टेलीविजन सेट पर नजर गड़ाए बैठे थे। रिपब्लिकन पार्टी के 8 उम्मीदवार लाइव डिबेट में एक दूसरे से भिड़ रहे थे, तंज कस रहे थे, खामियां गिना रहे थे। कानूनी अड़चन की वजह से इस डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे। रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स को लगा कि डिबेट फीकी होने वाली है, लेकिन एक पतले दुबले शख्स ने अपने तर्क और हाजिर जवाबी से लोगों को स्तब्ध कर दिया। You would not support an increase of funding to Ukraine. I would not. And I think that this is disastrous that we are protecting against an invasion across somebody else's border when we should use those same military resources to prevent across the invasion of our own southern border here in the United States. विवेक रामास्वामी ने लाइव डिबेट में जिन 7 लोगों के होश उड़ा दिए, वो कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। एक थे माइक पेंस, जो डोनाल्ड ट्रंप के राज में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एक थी निकी हेली, जो साउथ कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी हैं। सांसद टिम स्कॉट, न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस, अरकानसस के गवर्नर रह चुके एसा हचिंगसन और उत्तरी डकोटा के गवर्नर डग बर्गो। इस एक डिबेट ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की हवा बदल दी, और ऐसा दावा अमेरिकी मीडिया में हो रहा है। भारतीय मूल के विवेक गणपति रामास्वामी की भाषा पर पकड़ और धारा प्रवाह संवाद शैली ने अमेरिका का दिल जीत लिया। I'll tell you, I'm not a politician, Brett. You're right about that. I'm an entrepreneur. My parents came to this country with no money 40 years ago. I have gone on to found multi-billion-dollar companies. I did it while marrying my wife, Apurva, raising our 2 sons,
following our faith in God. That is the American dream. And I do think Brett is going to take an outsider, because for a long time we have professional politicians in the Republican Party who have been running from something. Now is our moment to start running to something, to our vision of what it means to be an American today. सर्वे में अचानक से विवेक रामास्वामी पॉपुलर होने लगे। विवेक की पॉपुलैरिटी का मीटर तेजी से ऊपर जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि राम भक्त एक हिंदू अगले साल सुपर पावर कंट्री का सुपर बॉस बनने वाला है। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर को अभी एक शुरुआत दी है और आने वाले समय में वो एक लंबा सफर तय करेंगे, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और जिस तरीके से वो अपने हाजिर जवाबी के माध्यम से अपने तर्कों को रखते हैं और अपनी भाषा और शैली की वजह से वो एक अलग पहचान रखते हैं, उसकी वजह से जो उनकी लोकप्रियता है उसमें इजाफा हो रहा है। और ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि विवेक रामास्वामी एक लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। विवेक रामास्वामी कौन हैं? उनका इंडिया से क्या कनेक्शन है? उनका हिंदू होना अमेरिका में टॉप ट्रेडिंग क्यों है? ये सब हम आपको अगले 5 मिनट में बताएंगे। सबसे पहले विवेक रामास्वामी की उस खूबी को जानिए जो अमेरिका के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, और वो है उनका बेदाग बैकग्राउंड। विवेक ने अब से पहले अमेरिका में किसी सरकारी पद के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ा, और तो और 2004 से 2020 के बीच विवेक ने किसी राष्ट्रपति चुनाव में वोट तक नहीं डाला। विवेक की हाजिर जवाबी और मिस्टर कूल की छवि तेजी से अमेरिकियों को अपना दीवाना बना रही है। इंडियन मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में रामास्वामी ने एक बड़ी बात कही। रामास्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका को मोदी से सीखना चाहिए कि कैसे कोई लीडर अपनी राष्ट्रीय पहचान को सबसे ऊपर रखता है। इस बात से इतना तो साफ है कि विवेक रामास्वामी नरेंद्र मोदी के सुपर फैन हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी का ये फैन व्हाइट हाउस की रेस जीत सकता है? मुझे ये लगता है कि विवेक रामास्वामी को अगर नॉमिनेशन मिल गया रिपब्लिकन पार्टी का, तो उसकी टक्कर जो बाइडेन के साथ होगी। जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी बहुत गिर रही है। यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति इलेक्शन जीत जाता है, अगला राष्ट्रपति बनता है अमेरिका का, तो अमेरिका सिविल वॉर की ओर जाएगा। और अगर जो बाइडेन जीत जाता है तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की बहुत बड़ी संभावना है। तो विवेक रामास्वामी को बहुत से लोग पसंद करते हैं। सवाल व्हाइट हाउस के अगले बॉस का है और दुनिया के सुपर बॉस का जवाब अगले साल मिल जाएगा। यह भी दिलचस्प फैक्ट है कि साल 2004 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका और भारत में एक साथ सत्ता का इम्तिहान होगा। चीन को चित्त करने के लिए बाइडेन सरकार भारत से रिश्ते मजबूत कर रही है। रामास्वामी ने भी साफ कर दिया है कि इंडिया को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक भारतवंशी की ये कामयाबी बाइडेन और ट्रंप को चौंका रही है। विवेक रामास्वामी को आने वाले समय में बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं, वो बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, इस बात की संभावना दिखाई देती है। वो पहले ही एक स्थापित बिजनेसमैन हैं और वो हेल्थ केयर के सेक्टर में और मेडिकल रिसर्च के फील्ड में वो पहले ही अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं, और अब वो राजनीति में भी वो कदम रख करके वहां पर भी अपनी एक छाप छोड़ना चाहते हैं। इस चेहरे को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। ये हैं टेस्ला के सीईओ और सोशल प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क। मस्क की पसंद भी विवेक रामास्वामी ही हैं। मस्क ने विवेक को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होनहार उम्मीदवार बताया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का विकल्प खोज रहे रिपब्लिक पार्टी के लिए विवेक रामास्वामी सबसे बड़ी उम्मीद है, और शायद इसीलिए ट्रंप समर्थक विवेक पर उनकी आस्था की वजह से निजी हमले भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ट्रंप समर्थक एक पादरी ने कहा था कि क्या अब व्हाइट हाउस में देवता रखे जाएंगे। तो चलिए अब बिग वॉल के ग्राफिक्स के जरिए और इसकी मदद से मैं आपको विवेक रामास्वामी कौन है उनके बारे में पूरी जानकारी देती हूँ। देखिए, जन्म हुआ 9 अगस्त 1985 को ओहियो यूएसए में। माता पिता का ताल्लुक है पलक्कड़ केरल से। 2007 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ये हुए हैं, और इसके अलावा देखिए 2014 में रोइवेंट साइंसेस की स्थापना इन्होंने की।
इसके बाद पत्नी इनकी अपूर्वा तिवारी हैं, खान पान इनका शाकाहारी है और साथ ही संपत्ति इनकी है $950 मिलियन। तो ये है विवेक रामास्वामी। जन्म हुआ के 9 अगस्त 1985 को ओहियो यूएसए में इनका जन्म हुआ। माता पिता का ताल्लुक है पलक्कड़, जो कि केरल में आता है। 2007 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट इन्होंने किया और 2014 में रोइवेंट साइंसेस की स्थापना इन्होंने की है। पत्नी अपूर्वा तिवारी, खान पान शाकाहारी और संपत्ति इनका $950 मिलियन है। अब देखिए, एक मजबूत विकल्प के तौर पर इनको देखा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखिए चीन पर एक ऐसी रिपोर्ट जो बहुत ही शॉकिंग है। दुनिया को आंख दिखाने वाला एक देश, दुनिया को अपने पैसे की धमक दिखाने वाला एक देश इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की तरह ये देश भी कंगाली के रास्ते पर चल पड़ा है। जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वो वाकई अलार्मिंग है। देखिए रिपोर्ट। ड्रैगन के देश में तबाही का काउंटडाउन जारी। आ गया है जिनपिंग पर समय भारी। क्या पाकिस्तान की तरह चीन पर आ गई खतरे की घड़ी? असलियत सामने आने के बाद चीन हो गया बर्बाद। चीन की चमक गॉन, अब होगी तबाही फुल ऑन। आखिर चीन में तबाही का काउंटडाउन क्यों चल रहा है? क्या वजह है कि चीनी अर्थव्यवस्था का 40 साल पुराना मॉडल बिखर गया है, बर्बाद हो गया है? यकीन मानिए, दुनिया में दबंग दिखने की कोशिश करने वाले चीन की चतुराई अब एक्सपोज हो गई है। तथ्यों के साथ चीन की खस्ता इकोनॉमी पर बड़ा खुलासा हुआ है। अगर ये चीन की चमक है तो फिर ये क्या है? और अगर ये सच्चाई है तो फिर इसे क्या कहेंगे? ये दिखावा है। ये असलियत है। ये वो तस्वीर है जो चीन दुनिया को दिखाना चाहता है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। फिलहाल चीन में विनाश, बर्बादी, मुफलिसी और मुसीबतों का राज है। कुछ दिन पहले तक चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर वर्ल्ड पावर बनने की फिराक में था। पड़ोसियों पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा था, ताइवान को आंखें दिखा रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में बाजी पलट गई। आज चीन की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चीन की जीडीपी सुस्त पड़ी है, रियल एस्टेट ध्वस्त होते जा रहे हैं, कंपनियों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है,
बेरोजगारी चरम पर पहुंच रही है। विदेशी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। चीन का अटूट इंजन खराब हो रहा है। चीन की खराब होती हालत से क्या हमें परेशान होने की जरूरत है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि दुनिया की फैक्ट्री माने जाने वाले चीन में बेरोजगारी 42% तक हो चुकी है। यानी चीन में लगभग हर दूसरा आदमी खाली बेकार बैठा है। चीन के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक कंट्री गार्डन ने इस साल की पहली छमाही में अपना 7.6 अरब डॉलर का नुकसान होने का अंदेशा जताया है। बीते साल जुलाई के मुकाबले इस साल जुलाई में निर्यात 14.5% कम रहा, जबकि उसका आयात 12.4% गिरा। तो प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स 50.5 से घटकर 49.1 रह गया। चीन की पीएमआई का 1% नीचे जाने का मतलब है कि ग्लोबल जीडीपी में 0.3% की गिरावट। साफ है, चीन में कंपनियों का भी फायदा घट रहा है, साथ ही देश में कारोबारी गतिविधियां भी घट रही हैं। जो चाइना वर्तमान समय में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी झेल रहा है और सप्लाई चेन्स का जिस तरह से विड्रॉल हो रहा है, उसकी वजह से चाइना की इकॉनमी पर एक बड़ी चोट पहुंची है और चाइना की इकॉनमी इस समय लगातार जो है ख़राब परफॉर्म कर रही है। और जाहिर है कि चाइना का चाहे वो हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे अन्य महत्वपूर्ण सेक्टर्स हों, उसमें काफ़ी इस समय वर्तमान समय में अस्थिरता देखी जा रही है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान 2022 से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। चीन को ब्याज भी नहीं देता है। ऐसा लग रहा है कि देश में आंतरिक आर्थिक मार की वजह से धीरे धीरे चीन की हालत भी पाकिस्तान की तरह खराब हो सकती है। पिछले दिनों अमेरिकन अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया, चीन पिछले 40 साल के सबसे बड़े मंदी के दौर में जा चुका है और वो ऐसे समय में जा रहा है जहां उसकी आर्थिक गति बहुत धीमी होगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चीन अपने विदेशी निवेश और व्यापार को खतरे में डाल रहा है। ये आर्थिक कमजोरी छोटे समय के बजाय लंबे समय तक जारी रह सकती है। रिपोर्ट में साफ साफ इस बात का जिक्र था कि अब चीन के आर्थिक विकास का मॉडल टूट गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में चाइना की अर्थव्यवस्था एक खराब दौर से गुजरने जा रही है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चाइना के आर्थिक विकास का मॉडल टूट गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का अनुमान व्यक्त किया था कि आने वाले वर्षों में चाइना की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 4% के आसपास तक ही सीमित रहेगी। कोरोना के बाद चीन में आई इस सबसे बड़ी आफत के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार सत्ता पर काबिज शी जिनपिंग हैं। उनकी विस्तारवादी नीतियों छोटे और गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की वजह से भी चीनी अर्थव्यवस्था के पैर डगमगाए हैं। जिनपिंग देश के हालात को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन उनके एक और झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के खम्मम में रैली के दौरान केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जुल्मी अत्याचारी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अमित शाह ने कहा कि केसीआर ने लोगों का सपना चूर चूर किया है। इसके साथ ही शाह ने दावा किया कि इस बार तेलंगाना में बीजेपी का सीएम बनेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी, इसका जिक्र किया और दावा किया कि तेलंगाना में अब की बार सीएम बनेगा बीजेपी का। आज मैं केसीआर को कहने आया हूं, तेलंगाना मुक्ति संग्राम में तेलंगाना के युवाओं ने अपनी जान दे दी। रजाकारों के साथ बैठने के लिए जान नहीं दी थी। 8-9 साल से ओवैसी के साथ बैठकर आपने तेलंगाना मुक्ति संग्राम के सारे स्वतंत्र सेनानियों के स्वप्नों को चूर चूर करने का काम बीआरएस पार्टी ने किया है। जमीन में कंपन आने से जब समंदर में हलचल होती है तो उठने वाली लहरें सुनामी की शक्ल में सब कुछ बर्बाद कर देती है। जापान के आसपास फैले समंदर में फिलहाल तो कोई हलचल नहीं है, लेकिन इसी समंदर के किनारे स्थित न्यूक्लियर प्लांट में जो हलचल हो रही है वो कई देशों की चिंता बढ़ा रही है।
और ये हलचल जापान सरकार के एक कदम से पैदा हुई है और चिंता समंदर में जापानी साइनाइड घुलने की। तबाही का पंप एक्टिवेट, कोरिया से चीन तक थ्रेट। सैकड़ों टैंकर्स में मौत का पानी, खतरे में करोड़ों जिंदगानी। ट्राइटियम पानी में घुलेगा, सांसों पर भारी पड़ेगा। न्यूक्लियर प्लांट का जहर सी फूड पर सीधा असर। 2011 की सुनामी का सॉल्यूशन महाविनाश का बनेगा रीजन। चीन महामारी लाया, जापान जहर फैलाएगा। समंदर में जापानी साइनाइड। समंदर में जापानी साइनाइड, ऐसा कहा क्यों जा रहा है? दरअसल इसके पीछे की वजह बड़ी है। सोचिए, अगर न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाला कचरा या फिर पानी समंदर में मिले तो इसका नतीजा क्या होगा? और अगर न्यूक्लियर प्लांट को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल पानी जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व मिले होने की संभावना हो, उसे समंदर में छोड़ने का फैसला सरकार के स्तर पर किया जाए तो अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी? जापान सरकार का फैसला कुछ ऐसा ही है जो पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। दो 2011 की सुनामी में तबाह हो चुका फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट अब पूरी दुनिया को डरा रहा है। समंदर किनारे फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद सैकड़ों की संख्या में रखे टैंकर चीन से कोरिया तक लोगों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। दरअसल इन टैंकर्स में जो पानी है उसे न्यूक्लियर प्लांट में इस्तेमाल किया जा चुका है। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि पानी में रेडियो एक्टिव पदार्थ भी मिले हो सकते हैं। इस पानी को लेकर अब खतरे की असल वजह यह है कि इस पानी को अब समंदर में छोड़ा जा रहा है। जापान की टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने न्यूक्लियर प्लांट के सी वाटर पंप को एक्टिवेट कर दिया है। पहले दिन यानी 24 अगस्त को 2 लाख लीटर पानी छोड़ा गया। इसके बाद इसे बढ़ाकर 4.60 लाख लीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। प्लांट से पानी रिलीज करने वाला पंप 24 घंटे एक्टिवेट रहेगा। जापान के इस कदम से लोग सहमे हुए हैं, मछुआरे परेशान हैं, क्योंकि एक ओर जापान सरकार न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े जाने वाले पानी को सुरक्षित बता रही है, तो दूसरी ओर न्यूक्लियर प्लांट के 3 किलोमीटर के दायरे में फैले समंदर में जाने से मछुआरों को सरकार रोक भी रही है। ऐसे में जापान समेत आसपास के देशों में चिंता बढ़ रही है। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट से करीब 1185 किलोमीटर दूर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग जापान के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। अब इस डर और विरोध प्रदर्शनों के पीछे की असली वजह भी समझ लीजिए। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद पानी की मात्रा 133 करोड़ लीटर है, जो अगले 30 सालों तक समंदर में रिलीज होता रहेगा। दावा किया जा रहा है कि समंदर में छोड़े जा रहे पानी से कोई खतरा नहीं। जापान सरकार के फैसले पर यूनाइटेड नेशन की भी सहमति है। इस साल की शुरुआत से अब तक यूएन की एटॉमिक एजेंसी IAEA के सदस्यों ने कई बार फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का दौरा किया, जिसके बाद यूएन ने पानी को समंदर में छोड़ने की योजना पर मुहर लगा दी। IAEA ने कमेटी बनाई, 2 साल तक उसका स्टडी चला, तरीके ढूंढे गए, फिल्ट्रेशन ढूंढा गया, कितना डाइल्यूट किया जाएगा, और कमेटी अब लगातार मॉनिटर कर रही है और जापान अब पानी रिलीज कर रहा है समुद्र में। उधर जापान सरकार के अधिकारियों का कहना है कि फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़े जाने की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है और अगर रेडिएशन पाया जाता है तो ये प्रक्रिया फौरन बंद कर दी जाएगी।
放出する予定でございます。機器の故障あるいは何かトラブルがございましたら一旦立ち止まるという姿勢のもと中断するということになります。 इससे पहले 20 अगस्त यानी रविवार को जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने न्यूक्लियर प्लांट का विजिट किया था, जिसके बाद उन्होंने जापान की फिशरी इंडस्ट्री के लीडर से मुलाकात कर आश्वासन दिया था कि रेडियो एक्टिव वाटर छोड़े जाने से मछली उद्योग और वहां के कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा। बावजूद इसके जापान की सरहद के अंदर और बाहर लोगों की चिंता खत्म नहीं हो रही। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट के पानी को ट्रीट जरूर किया गया है, लेकिन अभी भी पानी में ट्राइटियम के कण मौजूद हैं, यानी ट्रीटमेंट के बाद भी खतरा बाकी है और दुनिया भर के देशों की चिंता इसी बात को लेकर है। इसके पीछे वजह यह है कि ट्राइटियम भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसके संपर्क में आने पर कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि जापान सरकार लगातार जोर दे रही है कि पानी में मौजूद ट्राइटियम के कण बेहद हल्के हैं और इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बावजूद इसके चीन, हांगकांग और साउथ कोरिया जैसे देश डरे हुए हैं। तीनों देशों ने जापान से आने वाले सी फूड पर पाबंदी लगा दी है। चीन में सीमा शुल्क अधिकारियों ने नोटिस जारी करके जापान से आने वाले सी फूड पर पाबंदी लगा दी है। वहीं हांगकांग और साउथ कोरिया सरकार ने भी एहतियात के तौर पर जापान से आने वाले सी फूड को प्रतिबंधित कर दिया है। अब सवाल है, अगर समंदर में छोड़े जा रहे पानी में रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद है तो खतरा कितना बड़ा है? क्या सिर्फ जापान के आसपास के देश ही प्रभावित होंगे या फिर ये दायरा काफी बड़ा होगा? इन सवालों का सीधा कोई जवाब नहीं। माना जा रहा है कि समुद्र में ज्यादातर मछलियां लंबी दूरी तय करती हैं। अगर रेडियो एक्टिव तत्वों के संपर्क में वो आती हैं, तो ऐसे में यह खतरा कुछ देशों तक सीमित न रहकर कई देशों पर दिखाई दे सकता है। IAEA ने अपनी जांच में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि ये जो प्रदूषित पानी है इसे पैसिफिक ओशन में छोड़ा जाता है तो ये मानव पर और वातावरण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगा और इसका जो भी प्रभाव है वो नगण्य होगा, नेग्लिजिबल होगा। चाइना, हांगकांग और साउथ कोरिया डरे हुए हैं और चाइना, हांगकांग, मकाओ और साउथ कोरिया ने जो जापान के समुद्री उत्पाद हैं उसके आयात पर बैन लगा दिया है। यानी रिएक्टर को ठंडा करने में इस्तेमाल पानी ट्रीट होने के बाद ज्यादा खतरनाक नहीं है, बावजूद इसके खतरे की आशंका अभी भी बरकरार है। ये स्थिति क्यों पैदा हुई, इसे समझने के लिए आपको इतिहास में झांकना होगा। 11 मार्च 2011 में जापान में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने भीषण तबाही मचाई थी। समुद्र में हलचल बढ़ने से आई सुनामी ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद कर दिया। रिएक्टर की कूलिंग के लिए जनरेटर स्टार्ट किए गए, लेकिन पानी घुसने से वो भी बंद हो गए। नतीजा, रिएक्टर गर्म होकर पिघलने लगे। ऐसे में रिएक्टर में चेन रिएक्शन रोकने के लिए समुद्र का पानी इस्तेमाल किया गया। ये वही पानी है जिसे अब वापस समुद्र में छोड़ा जा रहा है, लेकिन पानी के रिएक्टर रॉड के संपर्क में आने से रेडियो एक्टिव तत्व खुलने का खतरा बना हुआ है। सवाल है कि क्या इस खतरे की जद में हमारा देश भी है? किस्तों में फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट से ट्रीटेड पानी पैसिफिक ओशन में छोड़ा जा रहा है, जिसके विरोध में उठती आवाज और तेज हो रही है। शनिवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हजारों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया, भविष्य की चिंता जताई, दक्षिण कोरिया सरकार से जापान सरकार पर दबाव बनाने की मांग की। अब सवाल है, जब IAEA ने खतरा न होने की बात कही है तो फिर हंगामा क्यों मचा है? क्या ट्रीटेड पानी को लेकर कोई बात जापान सरकार की ओर से छिपाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत पर क्या असर होगा? जापान से भारत की दूरी करीब 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। जाहिर है, ट्रीटेड वाटर में मौजूद रेडियो एक्टिव तत्वों को हिंदुस्तान की सीमा तक पहुंचने में लंबा वक्त लगेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रीटेड वाटर में मौजूद ट्राइटियम के कण बेहद हल्के हैं। मुझे नहीं लगता कि जापान के फुकुशिमा के दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट से ये जो पानी पैसिफिक ओशन में छोड़ा गया है ये कहीं से भी कोई हानि पैदा करेगा,
IAEA ने इस बारे में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये जो पानी है वो हानिकारक नहीं है, ये मानव के लिए, वातावरण के लिए कहीं से भी हानिकारक नहीं है। और जाहिर है कि IAEA के इस क्लियरेंस के बाद ही जापान ने ये पानी समुद्र में छोड़ना शुरू किया है और भारत को या किसी अन्य राष्ट्र को इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। चीन और कोरिया और बाकी कुछ देशों ने वहाँ से सी फूड को इंपोर्ट करने में बैन लगा दिया है क्योंकि एक डर बैठा हुआ है। न्यूक्लियर के रेडिएशन का लोग मानते हैं कुछ डर होगा, लेकिन इतना कम क्वांटिटी में इतना फिल्टर करके जब पूरे एक कमेटी इसको रेगुलर मॉनिटर कर रही है, ऐसे में मेरे हिसाब से कोई इतना खतरा नहीं है कि इसको इतना बड़ा मामले को तूल दिया जाए। भारत में एक्सपर्ट जापान की ओर से उठाए कदमों को लेकर मुतमईन है। एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि चीन, हांगकांग और दक्षिण कोरिया में एहतियात के तौर पर कदम भी उठाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि जापान के कदम से चिंतित देश जल्द ही जापान से आने वाले सी फूड से पाबंदी भी हटा देंगे। हालांकि आने वाले वक्त में चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के रुख में कोई परिवर्तन आएगा या नहीं, ये सिर्फ कयास भर है, क्योंकि फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़े जाने के बाद से वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल तेज है। जापान के कदम ने चीन को भड़का दिया है, यहाँ तक कि चीन ने जापान को दूसरा कदम अख्तियार करने की सलाह दे डाली है। लेकिन सवाल है कि क्या जापान के पास पानी को समंदर में छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प था? दरअसल न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद पानी को समंदर में छोड़ने की जगह भाप बनाकर उड़ाया जा सकता था, लेकिन पानी को भाप बनाने में कहीं ज्यादा खर्च करना होता। एक अनुमान के मुताबिक पानी को ट्रीट कर समुद्र में छोड़ने पर $23.3 मिलियन की लागत आएगी, जबकि पानी को भाप बनाने में इससे 10 गुना ज्यादा खर्च आएगा। इसी वजह से जापान ने पानी को भाप बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। जापान के सामने समस्या ये भी है कि वो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को बंद करना चाहता है। ऐसे में प्लांट में मौजूद पानी को वहां से हटाना जरूरी है। दूसरा, अब प्लांट में और ज्यादा पानी को स्टोर करने की क्षमता भी नहीं बची है। ऐसे में जापान के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।